नमस्कार, वर्ल्ड न्यूज में आज कनाडा में G7 की बैठक। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री G7 की बैठक में शामिल होने के लिए कनाडा पहुंच गए हैं। यहाँ उनकी दुनिया के तमाम नेताओं से द्विपक्षीय मुलाकात का कार्यक्रम है। वैसे सभी की नजरें पीएम मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात पर टिकी थी, लेकिन ट्रंप समिट को बीच में ही छोड़कर अमेरिका वापस लौट गए। ट्रंप ने इसे लेकर कहा, लेकिन ट्रंप के अमेरिका लौटने के चलते अब कनाडा में मोदी और ट्रंप की नहीं होगी मुलाकात। इस पर करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। मिडिल ईस्ट की जंग में अमेरिका की एंट्री। अमेरिका ने अपने युद्धपोत किए रवाना, लड़ाकू विमानों से बढ़ाई गश्त। जंग में इजराइल को भारी नुकसान। ईरान और इजराइल में दिख रहा है खौफ का नजारा। अमेरिका ने तेहरान खाली करने की दी चेतावनी, तो चीन बोला इजराइल को छोड़ दे उसके नागरिक। परमाणु हथियार बनाने की रेस में सबसे आगे निकला चीन। एक साल में जोड़ लिए 100 परमाणु हथियार। भारत ने भी परमाणु हथियारों की संख्या बढ़ाई। और चलते चलते में देखेंगे गैलेक्सी को लेकर नई खोज से बदली पुरानी थ्योरी। कैसे गैलेक्सी के अंदर से जानकारी आती है बाहर। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। इजराइल और ईरान जंग के बीच तेहरान में भारतीय दूतावास की एडवाइजरी। जल्द ही तेहरान छोड़ दे भारतीय, अपने संसाधनों का करें इस्तेमाल। अदालत से ट्रंप को फिर झटका। जज ने हार्वर्ड के विदेशी छात्रों पर प्रतिबंध के निलंबन आदेश को आगे बढ़ाया। ट्रंप पर भड़के कनाडाई नेता क्राउचाइल्ड। कहा अमेरिकी राष्ट्रपति ने दुनिया में बहुत दर्द और पीड़ा पैदा की। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने ईरानी जनरल के वीडियो को बताया मनगढ़ंत। कहा इजराइल पर परमाणु हमला करने का दावा गलत। कनाडा के अल्बर्टा राज्य के कैननास्किस में चल रहे G7 समिट में इजराइल ईरान तनाव का असर दिखाई दे रहा है। समिट के पहले दिन G7 देशों ने इजराइल का समर्थन किया। साझा बयान में कहा कि इजराइल को अपनी आत्मरक्षा करने का अधिकार है। ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार नहीं होना चाहिए। G7 समिट में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का समिट को बीच में छोड़कर वापस अमेरिका रवाना होना बना हुआ है। ट्रंप के अमेरिका लौटने के चलते हिंदुस्तान के पीएम नरेंद्र मोदी की अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ होने वाली संभावित मुलाकात अब नहीं हो पाएगी। अगर पीएम मोदी और ट्रंप की मुलाकात होती तो ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद दोनों ही नेताओं के बीच पहली मुलाकात होती। डोनाल्ड ट्रंप 12 बार ये बात कह चुके हैं कि उन्होंने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच जंग रुकवाई थी। इसके लिए दोनों ही देशों को ट्रेड रोकने की धमकी दी थी। ऐसे में सभी की नजरें मोदी और ट्रंप की मुलाकात पर थी, जिसका इंतजार और बढ़ गया है। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो के बीच बहस हो गई। ट्रंप के समिट छोड़कर वापस लौटने पर मैक्रो ने तंज कसते हुए कहा कि वो मिडिल ईस्ट में चल रही जंग को रुकवाने के लिए वापस लौटे हैं, जिसे लेकर ट्रंप का जवाब भी सामने आ गया। ट्रंप ने कहा कि प्रचार चाहने वाले इमैनुअल मैक्रो ने गलती से कहा कि मैं कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन छोड़कर वापस वॉशिंगटन डीसी जा रहा हूं, ताकि इजराइल और ईरान के बीच युद्ध विराम पर काम कर सकूं। गलत। उन्हें नहीं पता कि मैं अब वॉशिंगटन क्यों जा रहा हूं, लेकिन इसका निश्चित रूप से युद्ध विराम से कोई लेना देना नहीं है। इससे कहीं ज्यादा बड़ा, चाहे जानबूझकर हो या अनजाने में, इमैनुअल हमेशा गलत ही बोलते हैं। देखते रहिए। ट्रंप ने सिर्फ मैक्रो को ही गलत नहीं बताया, बल्कि G8 को G7 बनाने के लिए उन्होंने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा और कनाडा के पूर्व पीएम जस्टिन ट्रूडो पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने 9 साल पहले G8 से रूस को बाहर किया था और इसे G7 बना दिया गया। रूस को इस ग्रुप से बाहर रखना एक गंभीर गलती थी। अगर रूस इस ग्रुप में शामिल रहता तो शायद आज हम युद्ध का सामना नहीं कर रहे होते। अगर मैं 4 साल पहले राष्ट्रपति होता तो हम अभी युद्ध नहीं कर रहे होते। रूस के नेता व्लादिमीर पुतिन अब टेबल पर नहीं है, इसलिए ये जीवन को और अधिक जटिल बनाता है। पुतिन मुझसे बात करते हैं, वो किसी और से बात नहीं करते। वो बात नहीं करना चाहते क्योंकि जब उन्हें G8 से बाहर निकाला गया तो उनका बहुत अपमान हुआ, जैसा कि मैं, आप और कोई भी होगा। ट्रंप ने संकेत दिए कि अगर संभव हुआ तो G7 को G8 या G9 बनाया जा सकता है। इसमें रूस और चीन को शामिल किया जा सकता है। ट्रंप तो G7 की बैठक बीच में छोड़कर चले गए। अब सभी की नजरें हिंदुस्तान और कनाडा के बीच होने वाली डील पर टिकी हुई हैं। हिंदुस्तान और कनाडा ने आतंकवाद, अंतर्राष्ट्रीय अपराध और उग्रवादी गतिविधियों से निपटने के लिए एक महत्वपूर्ण खुफिया जानकारी साझा करने पर सहमत हो गए हैं। दावा किया जा रहा है कि कनाडा की तरफ से इस मामले में पहले हिंदुस्तान को तैयार किया गया, उसके बाद ही कनाडा ने हिंदुस्तान को न्योता दिया था।
अब बात इजराइल और ईरान युद्ध की। इजराइल और ईरान में चल रही जंग में अब दुनिया दो खेमे में बंट चुकी है। एक तरफ अमेरिका और कुछ यूरोपीय देश इजराइल का साथ दे रही हैं, तो दूसरी तरफ रूस, चीन सहित अधिकांश देश अब ईरान का खुलकर साथ दे रहे हैं। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि सभी लोग तुरंत तेहरान खाली कर दें। इजराइल पहले ही नागरिक ठिकानों पर हमले की धमकी दे चुका है, जिसने ईरान को टेंशन में डाल दिया है। ट्रंप की धमकी के बाद तेहरान में खौफ दिखाई दे रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि ईरान को पहले ही परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि ईरान को उस समझौते पर पहले ही साइन कर देना चाहिए था, जिसे अमेरिका की तरफ से रखा गया है। मैंने साफ कहा था कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए। एक तरफ अमेरिका खुलकर इजराइल का साथ दे रहा है, तो दूसरी तरफ ईरान के हमले का खौफ तेल अवीव में दिखाई दे रहा है। चीन ने अपने नागरिकों को इजराइल छोड़ने के लिए कहा है, जिसके बाद ये संकेत मिल रहे हैं कि अगर जंग में अमेरिका इजराइल के पक्ष में खुलकर कूदता है तो ईरान के समर्थन में चीन सामने आ सकता है। हाल ही में एक खबर आई थी कि चीन से एक परिवहन विमान तेहरान एयरपोर्ट पहुंचा था, जिसने अपने ट्रांसपोंडरों को बंद कर रखा था, जिससे कि उसे कोई रडार ट्रैक नहीं कर सके। यानी चीन की तरफ से ईरान की खुलकर मदद करने के संकेत दिए गए हैं। इस बीच ट्रंप की धमकी को लेकर ईरान की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने कहा कि अगर अमेरिका हमारे साथ फिर से बातचीत करना चाहता है तो उसे पहले अपने सहयोगी इजराइल को सीजफायर करने के लिए कहना होगा। इससे पहले ईरान ने कतर, सऊदी अरब और ओमान से कहा कि वो ट्रंप से कहें कि वो इजराइल को तत्काल युद्ध विराम के लिए दबाव डाले। ईरान ने कहा कि अगर इजराइल सीजफायर के लिए तैयार हो जाता है तो परमाणु समझौते को लेकर अमेरिका से बात कर सकते हैं। हालांकि कुछ दिनों पहले ईरान ने साफ तौर पर अमेरिका पर आरोप लगाया था कि इजराइल के हमलों के पीछे अमेरिका का हाथ है। और अब बात मिडिल ईस्ट की जंग में अमेरिका की एंट्री की। एक तरफ इजराइल और ईरान के बीच जंग चल रही है, तो अब इसमें अमेरिका की भी एंट्री होती दिखाई दे रही है। कनाडा में चल रहे G7 की बैठक को बीच में ही छोड़कर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका वापस लौट गए। उन्होंने बड़े संकेत देते हुए कहा कि मामला सीजफायर का नहीं है और न ही इसका अमेरिका में उनके खिलाफ चल रहे आंदोलन से कोई संबंध है, बल्कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। इस बीच अमेरिकी फाइटर जेट्स इस समय मध्य पूर्व के आसमान में गश्त कर रहे हैं, ताकि अमेरिका के सैनिक ठिकानों और वहां तैनात कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। अमेरिकी नौसेना ने USS थॉमस हडनर नामक मिसाइल रोधी विध्वंसक जहाज को पश्चिमी मेडिटेरेनियन से पूर्वी हिस्से की तरफ भेजा है। ये जहाज बैलिस्टिक मिसाइल हमलों से रक्षा करने में सक्षम है। इसके साथ ही अमेरिकी नौसेना का विमान वाहक पोत USS निमित्ज दक्षिण चीन सागर से पश्चिम की तरफ मिडिल ईस्ट की दिशा में रवाना हुआ है। USS निमित्ज की मिडिल ईस्ट की तरफ रवानगी को क्षेत्र में बढ़ती तनावपूर्ण स्थिति के जवाब में देखा जा रहा है। इस बीच 5वें दिन भी इजराइल और ईरान के बीच जंग में किसी तरह की कमी नहीं आई है। ईरान ने रात भर इजराइल के ठिकानों को निशाना बनाते हुए मिसाइल हमले किए, तो इजराइल ने भी पलटवार किया है। इस बीच अल जजीरा की रिपोर्ट में कहा गया है कि इजरायली सेना का कहना है कि उसने तेहरान पर हमला करके खत्म अल अनबिया केंद्रीय मुख्यालय के प्रमुख अली शादमानी को ढेर कर दिया है। शादमानी को 4 दिन पहले ईरान की सेना का चीफ बनाया गया था। वो खामेनेई के सबसे करीबी थे। दूसरी तरफ ईरान के डायरेक्टर ऑफ डिप्लोमेटिक हाउस हामिद रेजा गोलाम जाधे ने बेहद चौंकाने वाला खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि ईरान के पास करीब 20,000 मिसाइलें हैं। अगर हमने एक दिन में 200 मिसाइलें भी दागी तो इस हिसाब से हमारे पास 100 दिन तक लगातार दागने के लिए मिसाइलें हैं। इजराइल और अमेरिका दोनों के पास इतना बड़ा डिफेंस सिस्टम नहीं है कि इन्हें रोक पाए। वैसे भी इजरायली डिफेंस सिस्टम 90% तक ही मिसाइलों को रोक पा रही हैं। बची हुई मिसाइलों ने इजराइल में तबाही मचा रखी है। नेतन्याहू के शहर तेल अवीव की गजा की तरह खंडर इमारतों की जो तस्वीरें दुनिया ने देखी हैं। पिछले 5 दिनों में चल रही जंग में ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 के तहत सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। इनमें से तेल अवीव और यरूशलेम जैसे बड़े शहर को निशाना बनाया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक तेल अवीव में 14 मंजिला इमारत जमींदोज हो गई, जिसमें 60 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। धुआं और मलबे से शहर का नजारा गजा की तरह तबाह दिख रहा है। इस बीच एक खबर भी सामने आ रही है कि इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के वरिष्ठ सैन्य अधिकारी मोहसिन रेजाई ने तुर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान से इजराइल से लड़ने के लिए इस्लामिक सेना बनाने का आह्वान किया है। रेजाई ने तर्क दिया है कि ये युद्ध एक प्रबंधित संघर्ष है, जिसे पूरे इस्लामी जगत के एकजुट सहयोग से जीता जा सकता है। अगर ईरान की ये नीति कामयाब होती है तो इजराइल का अस्तित्व ही संकट में फंस जाएगा। इस बीच युद्ध के 5वें दिन भी इजराइल में तेल अवीव में धमाकों की खबरें सामने आई हैं। और अब बात दुनिया में परमाणु हथियारों की रेस की।
ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकने के लिए इजराइल ने उस पर हमला कर दिया है। लेकिन दुनिया में परमाणु हथियारों की दौड़ थमती नहीं दिख रही है और इस दौड़ में सबसे तेज स्पीड से चीन भाग रहा है। न्यूक्लियर वॉरहेड के मामले में चीन ने सभी परमाणु संपन्न देशों को पीछे छोड़ दिया है। चीन के पास साल 2024 में जो 500 परमाणु हथियार थे, एक साल में उसने इसमें 100 नए हथियार और जोड़ लिए। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री की रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले 2 साल के आंकड़ों पर नजर डालें तो 2023 में चीन के पास 410 वॉरहेड थे। वो एक साल में 2024 तक बढ़कर 500 तक पहुंच गए। 2025 तक इसकी संख्या में 100 न्यूक्लियर वॉरहेड और जुड़ गए। जिस तरह से वो आगे बढ़ रहा है उसके मुताबिक साल 2035 तक इसकी संख्या 1500 पार कर जाएगी। सिप्री की रिपोर्ट के मुताबिक चीन कुल 350 नए मिसाइल साइलों का निर्माण कर रहा है। माना जा रहा है कि या तो वो सब पूरे हो चुके हैं या फिर पूरे होने को हैं। चीन भले ही सबसे तेजी से अपने जखीरे को बढ़ाने वाला देश बन गया है, लेकिन संख्या के लिहाज से रूस और अमेरिका के सामने वो अभी भी टिकता नहीं दिख रहा है। इस वक्त चीन रूस और अमेरिका के बाद तीसरा देश है जिसके पास सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की ईयर बुक 2025 में दिए गए आंकड़ों के मुताबिक जनवरी 2025 तक पूरी दुनिया में तकरीबन 12,241 वॉरहेड मौजूद हैं। रूस के पास सबसे ज्यादा 5,459, अमेरिका के पास 5,277 और फिर चीन के पास 600, इसके बाद फ्रांस के पास 290, यूके के पास 225 न्यूक्लियर हथियार हैं। रिपोर्ट के मुताबिक भारत के पास 180 न्यूक्लियर वॉरहेड मौजूद हैं, जबकि पाकिस्तान के पास फिलहाल 170 न्यूक्लियर वॉरहेड ही मौजूद हैं। दुनिया के कुल 12,241 न्यूक्लियर वॉरहेड में से 9,614 तो मिलिट्री के जखीरे में इस्तेमाल के लिए रखे गए हैं। 3,912 वॉरहेड मिसाइल, एयरक्राफ्ट और बाकी सेंट्रल स्टोरेज में मौजूद हैं। और अब चलते चलते मैं बात करेंगे ब्लैक होल के नए रहस्य की। ब्लैक होल एक रहस्यमय चीज जो सब कुछ निगल जाती है, यहाँ तक कि रोशनी भी। लेकिन हाल ही में ब्लैक होल इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स ने वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया। ये पहेली ऐसी है जिसे आइंस्टाइन और हॉकिंग भी नहीं सुलझा पाए। दरअसल ब्लैक होल में इवेंट होराइजन नाम की एक सीमा होती है जहां से कुछ भी वापस नहीं आता। वैज्ञानिकों ने माना है कि ब्लैक होल में गई चीजें हमेशा के लिए गायब हो जाती हैं। लेकिन 1976 में स्टीफन हॉकिंग ने बताया कि ब्लैक होल हॉकिंग रेडिएशन छोड़ते हैं जिससे वो धीरे धीरे सिकुड़कर गायब हो सकते हैं। पर सवाल ये है कि उनके अंदर की जानकारी का क्या होता है। क्वांटम फिजिक्स कहता है कि जानकारी कभी नष्ट नहीं होती। यही है ब्लैक होल इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स। अब एक नई थ्योरी आई है, नॉन वायलेंट नॉन लोकेलिटी। इसके मुताबिक ब्लैक होल का अंदर और बाहर एक क्वांटम कनेक्शन से जुड़ा है जिसे आइंस्टाइन ने स्पूकिंग एक्शन कहा था। इसकी वजह से जानकारी धीरे धीरे बाहर लीक हो जाती है बिना किसी धमाके के। अगर ये सच है तो ब्लैक होल के गायब होने पर जानकारी बच जाती है और पैराडॉक्स सुलझ जाता है। लीगो और विर्गो जैसे उपकरण गुरुत्वाकर्षण तरंगों का अध्ययन करते हैं, लेकिन अभी वो इसे पकड़ने में नाकाम है। वैज्ञानिक अब और सटीक मॉडल बना रहे हैं। अगर ये थ्योरी सही हुई तो ब्लैक होल और स्पेस टाइम के राज खुल सकते हैं। तो फिलहाल के लिए वर्ल्ड न्यूज में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DP लाइव। नमस्कार।